उमर अचानक बहुत रिजर्व हो गया था। बाकी सब की तरह ये तब्दीली अलीज़ा ने भी नोट की थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता और जब खाने के लिए बाहर आता तो भी खामोश ही रहता। नानो और नाना के साथ पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पहले की तरह ही हूँ, बस ज़रा पेपर्स की वजह से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। उस दिन रात के खाने पर नानो ने उससे कह ही दिया और जवाब में उसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ वजाहत कर दी, खामोशी तुम पर सूट नहीं करती उमर। नाना ने स्वीट डिश लेते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अच्छा तो फिर क्या सूट करता है? उमर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा था। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे पहले थे, हंगामा करते हुए, कह कह लगाते हुए, शोर मचाते हुए। नानो ने कहा था, रहने दें ग्रेनी, मैं अब 24 साल का हूँ। आप मेरी जो बातें बयान कर रही हैं उससे तो मैं 6 साल का बच्चा लगता हूँ। उमर ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो अब सलाद खा रहा था। हम लोगों के लिए तुम कभी भी 24 साल के नहीं होगे, हमेशा 6 साल के ही रहोगे और हम लोग चाहेंगे कि तुम भी खुद को 6 साल का ही समझो। अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से नज़रें उठाकर नानो को देखा। वो अपने साथ कुर्सी पर बैठे हुए उमर का गाल चूमते हुए उससे कह रही थी। उमर ने नानो की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से सलाद खा रहा था। नानो और नाना के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे वो किसी और तरह से ट्रीट करते हैं, उमर को किसी और तरह से। मुझे वो कुछ और तरह का देखना चाहते हैं और उमर को किसी और तरह का। और फिर भी नानो कहती हैं कि उनके लिए सब एक जैसे हैं। वो सबसे एक जितना प्यार करती हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं है। अब क्या उमर से वो मेरे जितना ही प्यार करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके पास इतने सालों से रह रही हूँ और उमर को आए हुए तो चंद हफ्ते ही हुए हैं और नानो ने कितनी आसानी से उसे मेरी जगह दी थी। हालांकि उमर को तो इस जगह की ज़रूरत भी नहीं। उसे नाना या नानू की मोहब्बत की क्या परवाह हो सकती है? उसके पास तो पहले ही सब कुछ है। अलीज़ा को नानो से शिकायत होने लगी थी और नानो से बहुत सी शिकायतें होती रहती थी और वो कभी भी उनका इजहार नहीं करती थी। सिर्फ उसके दिल में एक और गिरह का इजाफा हो जाता था। उस दिन दोपहर से कुछ पहले वो क्रिस्टी को नहला रही थी जब नानो ने मुलाजिम के ज़रिए उसे लाउंज में बुलवाया था। अलीज़ा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उसे देखते ही नानो ने जो फ़ोन पर बात कर रही थी रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। वो बेख्तियार खुश हुई थी। पापा का फ़ोन है, उसने कुछ बेयकीनी से कहा। आम तौर पर वो 2 या 3 माह बाद एक बार उसे कॉल करते थे और वो भी रात के वक्त, मगर इस बार 1.5 माह के बाद ही दूसरी कॉल कर ली थी। हेलो अलीज़ा, कैसी हो तुम? फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही पापा ने कहा था, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी? उन्होंने पूछा था। हाँ पापा, 1 माह रह कर आई हूँ, मम्मी ने बुलाया था, उसने कहा था। सब लोग ठीक है वहाँ? हाँ सब ठीक है। एंजॉय किया वहाँ? हाँ बस थोड़ा बहुत। कितनी छुट्टियाँ रह गई हैं बाकी? उन्होंने पूछा। बस 1 हफ्ता। अच्छा फिर ऐसा करो, 1 हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। आपके पास? मस्कत? वो हैरान हुई थी। नहीं, मस्कत नहीं, मैं कराची आया हुआ हूँ। पाकिस्तान आए हुए हैं? कब आए हैं? वो बेख्तियार खुश हुई थी। काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। मेरा दिल भी आपको देखने को चाह रहा है। तो बस ठीक है, तुम कल कराची आ जाओ। उन्होंने हतमी अंदाज में कहा था। आपने नानो से बात कर ली? उसने हामी भरने से पहले उनसे पूछा था। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। एयरपोर्ट से फ़ोन कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। घर का नंबर है ना पास? यस पापा। और मोबाइल का? वो भी है। बस ठीक है, अब तुमसे कराची में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। उन्होंने बात ख़त्म करते हुए कहा था। पापा, उसने बड़ी तेज़ी से कहा था। वो फ़ोन बंद करते करते रुक गए। क्या बात है अलीज़ा? उन्होंने पूछा था। वो चंद लम्हे खामोश रही। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ अलीज़ा। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया।
फिर तुम जा रही हो? फ़ोन का रिसीवर कानों से हटाते ही नानो ने उससे सवाल कर दिया। हाँ नानो, मैं तुम्हारी सीट बुक करवा देती हूँ। कितने दिन रहोगी वहाँ? नानो ने उससे पूछा था। कम से कम 1 हफ्ता, और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई पता नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा कॉलेज भी तो खुल रहा है, नानो ने जैसे उसे याद दिलाया था। हाँ मुझे पता है, लेकिन नानो कुछ नहीं होता अगर मैं कॉलेज से कुछ छुट्टियाँ भी ले लूँ। आपको तो पता है कि मैं कितनी देर के बाद पापा से मिल रही हूँ। लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ का हर्ज होगा। कुछ नहीं होगा नानो, मैं वापस आने के बाद सब कुछ कवर कर लूँगी। आप जानती हैं मुझे, ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसने इसरार किया था। ठीक है, तुम शैला को फ़ोन पर कॉलेज में एप्लीकेशन देने के लिए कह देना। नानो उसे हिदायत देती हुई उठ खड़ी हुई थी। उस रात वो बेतहाशा खुश थी, और ये खुशी किसी से भी छुपी नहीं रह सकी थी, हत्ता कि उमर से भी। रात के खाने पर नानो ने नाना को उसके कराची जाने के बारे में बता दिया था। उमर ने उस वक्त गौर से उसका चेहरा देखा था। वो आज पहली बार खाने की टेबल पर मुस्कुरा रही थी। नाना कुछ देर उससे उसके पापा का हाल अहवाल पूछते रहे। वो बड़े जोशो खरोश से प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। रात को वो अपना सामान पैक कर रही थी जब नानो उसके कमरे में आई थी। कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, तुम 7 बजे तक तैयार हो जाना। मैंने उमर को कह दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, उन्होंने उसे इत्तला देते हुए कहा था। उमर ड्रॉप करेगा? मगर उमर क्यों नानो, ड्राइवर को कहे ना। वो कुछ सटपटाई थी। ड्राइवर आज नहीं आया, मुझे नहीं पता कल भी आता है या नहीं। वैसे भी ड्राइवर 8:30 बजे आता है, और तुम्हें 8 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। आज ड्राइवर आ जाता तो मैं उसे कल जल्दी आने का कह देती। आप नाना से कह देना मुझे ड्रॉप करने के लिए, उसने फिर इसरार किया था। तुम्हारे नाना को मैं इतनी सुबह कहाँ उठाऊं? तुम्हें उमर के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बस वैसे ही, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस वही तुम्हें सुबह छोड़ने जाएगा, नानो ने हतमी तौर पर कहा था। अलीज़ा ने होंठ भींच लिए थे। वो तो सुबह उठते ही नहीं, तो फिर कल? नानो ने उसकी बात काट दी थी। ये तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। कल वो उठ जाएगा, और नहीं भी उठा तो मैं उसे उठा दूंगी, नानो कहते हुए कमरे से निकल गई। अगली सुबह वो बहुत एक्साइटेड थी। अपना बैग लेकर जब वो लाउंज में आई तो वहाँ उमर नहीं था। तुम बैठकर नाश्ता कर लो, नानो ने उसे देखते ही कहा था। नहीं नानो, मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस आप मुलाजिम से कहें मेरा बैग गाड़ी में रख दे, उसने बैग फर्श पर रखते हुए कहा था। कुछ खाए पिए बगैर घर से निकलना ठीक नहीं है, नाश्ता कर लो। नानो मुझे भूख नहीं है। भूख है या नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। मैं प्लेन में खा लूँगी, प्लेन में पता नहीं क्या मिले और क्या नहीं, बस तुम यहीं खाओ। नानो की ज़िद बरकरार थी। प्लीज़ नानो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बिलीव मी, मेरा दिल वाकई नहीं चाह रहा, वो मिनमिनाई थी। चलो ये जूस ही पी लो। अलीज़ा ने कुछ सोचकर जूस का ग्लास उठा लिया था। नानो ने मुलाजिम को आवाज़ देकर बैग गाड़ी में रखने के लिए कहा था। आप देख लें कि उमर अभी तक नहीं आया, मैंने आपसे कहा था ना, उसने जूस का ग्लास खाली करते ही कहा। वो अभी तक सो रहा होगा, आपने ख्वामख्वाही उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा। अलीज़ा ने घड़ी देखी। मैं पता करवाती हूँ, सो भी रहा होगा तो मुलाजिम उठा देगा, ये कौन सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, नानो ने इत्मीनान से कहा था। मुलाजिम को आवाज़ देकर उन्होंने उसे उमर के कमरे में भेजा था। मुलाजिम चंद मिनटों में ही वापस आ गया था। उमर उसके पीछे था। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। वो नाइट सूट और स्लीपर्स में ही मलबूस था। नानो ने मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम्हें आज अलीज़ा को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है? नानो ने उससे पूछा था। मुझे जगाने के लिए मुलाजिम को भेजना पड़ा। नहीं, मुलाजिम के जाने से पहले ही उठा हुआ था, मुझे याद था, मैं अलार्म लगा के सोया था। अलीज़ा ने 7 बजे तैयार होकर नीचे आना था। मैंने सोचा 15 मिनट में वो ब्रेकफास्ट करेगी। मैं 7:10 का अलार्म लगाकर सोया, और 5 मिनट में यहाँ हूँ, उसने उंगलियों से बालों में कंघी करते हुए बताया। उसकी हर चीज़ हमेशा की तरह थी। नानो उसकी बात के इख्तिताम पर कुछ फ़ख्री अंदाज में अलीज़ा की तरफ
देखकर मुस्कुराई थी। वो कुछ कहे बगैर नजरें चुरा गई। चलें अलीज़ा? उमर ने इस बार अलीज़ा से पूछा। वो खामोशी से खड़ी हो गई। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। नानो ने अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया था। उमर उनके आगे चलता हुआ बाहर निकल गया। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब नानो ने उसे गले लगाकर खुदा हाफिज कहा था। वहाँ जाते ही मुझे रिंग कर लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी, उन्होंने अलीज़ा से कहा था, और कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। अलीज़ा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। उमर ने फ्रंट डोर खोल दिया था। अलीज़ा ने एक बार फिर नानो की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। नानो वहीं पोर्च में खड़ी हाथ हिलाती रही थी। बहुत खुश हो अलीज़ा? गाड़ी सड़क पर लाते ही उमर ने उससे पूछा था। हाँ, उसने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। जाहिर है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा खुश होंगे, उसने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था। वहाँ एयरपोर्ट पर कौन रिसीव करेगा तुम्हें? उमर ने मिरर ठीक करते हुए पूछा। जाहिर है कि पापा ही रिसीव करेंगे, उसने बेख्तियार झूठ बोला था। तुम्हारे पापा काफ़ी साल के बाद आए हैं पाकिस्तान, उसने पूछा था। हाँ, 3 साल के बाद। तुम 3 साल के बाद मिल रही हो? 4 साल बाद। हर साल क्यों नहीं मिलती? बस वैसे ही। पापा तो मुझे मस्कत बुलाते रहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने को। मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ, इसलिए कि मस्कत में बहुत गर्मी होती है। मैं सोचती हूँ शायद मुझे वहाँ का मौसम सूट ना करे। मुझे असल में ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है। वो यके बाद दीगरे वजाहतें करती जा रही थी। उमर जहांगीर ने गर्दन मोड़ कर चंद लम्हे उसे देखा था। हाँ, वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी चंद साल पहले वहाँ गया था। उसने जैसे उसके झूठ में उसकी मदद की। अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। वो एक बार फिर विंडस्क्रीन की तरफ मुतवज्जो था। उसका चेहरा बेतासुर और पुरसुकून था। वो कुछ मुतमईन हो गई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ, उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। रास्ते में एक फ्लावर शॉप पर उसने गाड़ी रोक दी। कुछ कहे बगैर वो गाड़ी से उतर गया था। चंद मिनट बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में सफ़ेद लिली का एक बुके था। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे अलीज़ा की गोद में रख दिया। वो हैरान हो गई। ये तुम्हारे लिए है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा था। मगर किस लिए? फूल देने के लिए किसी वजह की ज़रूरत तो नहीं होती, बग़ैर किसी वजह के भी तो दिए जा सकते हैं, और मैं तो वैसे भी तुम्हें बहुत से गिफ्ट देता रहा हूँ, तुम इन्हें भी गिफ्ट ही समझो, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। वो कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। थैंक यू। कुछ देर के बाद उसने कहा था, वेलकम, उसने उसी पुरसुकून अंदाज में कहा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्क करने के बाद उसने अलीज़ा का बैग उठा लिया था। अलीज़ा ने उससे बैग लेना चाहा। इट्स ऑल राइट अलीज़ा, मैं तुम्हें अंदर छोड़ाता हूँ, उसने बैग नहीं दिया था। अलीज़ा ने दोबारा इसरार नहीं किया था। तुम वापस कब आओगी? उसके साथ चलते हुए उसने पूछा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, या शायद कुछ दिन ज़्यादा लग जाएं, उसने उसे बताया था। वापसी पर तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी, उसने सरसरी से अंदाज में कहा था। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा था। वह नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया था। कैसी खुशखबरी? ये तो तुम्हें वापसी पर ही पता चलेगी। फिर भी आप बताएं तो सही, उसने इसरार किया था। बस ये तो तुम्हें वापस आने के बाद ही पता चलेगा। वो टस से मस नहीं हुआ था। अलीज़ा ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचका दिए। बैग उसे थमाते हुए उसने अलीज़ा को खुदा हाफिज कहा था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। अलीज़ा, उसे अपने पीछे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने मुड़ कर देखा। आई विल मिस यू, अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसने इंग्लिश में कहा था। वो कुछ हैरानी से उसे देखती हुई वापस मुड़ गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसका दिल नहीं लगा था। घर वापस आते ही वो सीधा किचन में चली गई। नानो, रात के लिए क्या पकवा रही हैं? कोई ख़ास चीज़ खाने को दिल चाह रहा है? नानो ने मुस्कुराते हुए पूछा था। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, उमर के लिए पूछ रही हूँ। उसके लिए क्या बनवा रही हैं? नानो कुर्सी पर बैठी मुलाजिम से फ्रीज़र साफ़ करवा रही थी। उन्होंने कुछ
हैरानी से देखा था। उमर के लिए तो कुछ भी नहीं बनवा रही। क्यों नानू? वो कुछ हैरान रह गई। आपको याद है ना कि वो रात को आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ आएगा। पहुँचते पहुँचते उसे 3 बज जाएंगे। जाहिर है कि उस वक्त तो वो खाना नहीं खाएगा, सीधा सोने के लिए चला जाएगा। फिर भी नानू, फ़र्ज़ करें कि उसने खाना ना खाया हुआ हो। ये फ़र्ज़ करने वाली बात है ही नहीं। वो रात का खाना यकीनन फ़्लाइट में ही खाएगा। तुम जानती हो कि खाने के मामले में वो कितना बाकायदा है। फिर भी नानू, भूख का क्या है? वो तो किसी भी वक्त लग सकती है। अगर उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया फिर? बाज़ दफ़ा तुम हिमाकत की हद करती हो अलीज़ा। इस तरह बात कर रही हो जैसे घर में खाने के लिए कुछ हो ही ना। तुम्हें पता है, हर वक्त फ्रिज में 2-3 डिशेस ज़रूर होती हैं। भूखा नहीं सोएगा वो। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। अलबत्ता कल के लिए मैं काफ़ी डिशेस बनवा रही हूँ, तुम देख लेना। बल्कि ख़ुद भी खानसामा से कह देना अगर कोई ख़ास चीज़ वो भूल जाए तो। वो अब दोबारा मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। मैं देख लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। वो किचन से बाहर आ गई थी। लाउंज की घड़ी 3 बजा रही थी और वो रात के 3 बजे घर पहुँचेगा। अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं और मुझे उन 12 घंटों में क्या करना चाहिए, उसने सोचने की कोशिश की थी। अपने कमरे में जाकर रात को पहनने के लिए कपड़े देखने शुरू कर दिए थे। फिर एक लिबास उसने मुंतखब कर ही लिया था। एक ख्याल आने पर वो वापस किचन में आ गई थी। नानो, उमर ड्राइवर को पहचानेगा कैसे? ये ड्राइवर तो नया है और ड्राइवर भी उमर को नहीं पहचानता। मैंने ड्राइवर को उमर की तस्वीर दिखा दी थी। मज़ीद एहतियात के तौर पर मैंने उसे कार्ड पर उमर का नाम लिख दिया है। उमर कार्ड उसके पास देखकर खुद ही आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। वो मुतमईन होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। रात का खाना उसने नानों के साथ 8 बजे खा लिया। पहली बार क्लॉक को बार बार देख उसे एहसास हुआ कि वक्त को पर नहीं लगते, बल्कि बाज़ दफ़ा वक्त बिल्कुल रुक भी जाता है। उसकी तेज़ रफ्तारी ही सब्र आजमा नहीं होती। बाज़ दफ़ा उसकी सुस्त रफ्तारी भी तकलीफ दा होती है। नानो, आप ड्राइवर को कितने बजे भेजेंगी? खाने से फारिग होकर एलिज़ा ने पूछा था। 1 बजे। आप उमर का इंतज़ार करेंगी? जाहिर है, मुझे तो वैसे भी रात को नींद नहीं आती। अगर तुम चाहो तो जाकर सो जाओ। नहीं नानो, मैं भी इंतज़ार करूँगी। तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। नानू ने उसे याद दिलाया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं होगा, उसने उनकी याद दहानी को सुनी अनसुनी करते हुए कहा था। खाने से फारिग होकर वो नानू के साथ लाउंज में बैठ गई। टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए वो साथ साथ उमर के बारे में भी बातें करती जा रही थी। 1 बजे उन्होंने बाहर गाड़ी के स्टार्ट होकर जाने की आवाज़ सुनी थी। घड़ी की सुइयां बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। 1:30, 2, 2:30, 3, 3:15, 3:15 बजे उन्होंने गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनी थी। उमर आ गया है, बेख्तियार अलीज़ा के मुंह से निकला था। वो नानों के साथ लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। गाड़ी पोर्च में दाखिल हो रही थी। अलीज़ा को एक झटका लगा था। गाड़ी में कोई भी नहीं था। उसने हैरानी से देखा। नानो, गाड़ी में उमर नहीं है। पता नहीं क्या बात है, नानो बड़बड़ाई थी। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। क्या हुआ आज़म, उमर कहाँ है? नानो ने उससे पूछा। वो जी, फ़्लाइट कैंसिल हो गई मौसम की वजह से। क्या? फ़्लाइट कैसे कैंसिल हो गई? मुझे तो उमर ने कोई इत्तला नहीं दी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता तो देता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, नानू ने फ़िक्रमंदी से कहा था। नहीं जी, मैंने तो इंक्वायरी काउंटर से पता करवाया था। आप बेशक खुद ही फ़ोन करके पता कर लें। मैंने तो कुछ लोगों से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था। नानू अभी भी बेयकीनी थी। समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हो सकता है उमर भूल गया हो, अलीज़ा ने कुछ मायूसी से कहा था। नहीं, उमर इतना लापरवाह तो नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने पूछा था। ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ, अलीज़ा ने नानो के साथ अंदर जाते हुए कहा। उमर को इत्तला देनी चाहिए थी। नानो अब फिक्रमंद थी। हो सकता है अभी कुछ देर तक उसका फ़ोन आ जाए या सुबह फ़ोन कर दे। अलीज़ा ने नानो को तसल्ली दी थी। हाँ, हो सकता है। अब आप सो जाए नानो।
हाँ, मैं तो सो जाऊंगी, तुम भी जाकर सो जाओ। वो सर हिलाकर वहाँ से हट गई। वो बेदिली के साथ अपने कमरे में आई थी। उसकी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। वो अब झुंझला रही थी। क्या फ़ायदा हुआ इस तरह अहमकों की तरह इंतज़ार करने का। नानो ठीक कहती हैं, बाज़ दफ़ा कि मैं वाकई हद कर देती हूँ हिमाकत की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उमर को न आने पर इत्तला तो देनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था यहाँ सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। बेख्तियार उसके कदम उमर के कमरे की तरफ उठ गए थे। कमरे की लाइट जलाकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। उसे कमरा एकदम बहुत उदास लगने लगा था। कुछ देर पहले मुकम्मल नज़र आने वाली हर चीज़ यकदम नामुकम्मल नज़र आने लगी थी। वो कुछ और दिल गिरफ्ता हो गई। कमरे में रखी ताज़ा फूलों की अरेंजमेंट्स को लेकर वो बेड पर बैठ गई और उसने उन्हें दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में ये मसरूफियत भी ख़त्म हो गई थी। उसने उन्हें नई जगहों पर रखा था। मध्यम आवाज़ में स्टीरियो ऑन कर दिया था। कल कमरे की सफाई करवाते हुए भी वो यही कसट सुन रही थी। एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। ब्रायन एडम्स की खूबसूरत आवाज़ कमरे में लहराने लगी थी। अगर वो आ जाता तो इस वक्त ये कमरा इतना उदास और अकेला ना होता। वो लाशऊरी तौर से एक बार फिर उसके बारे में सोच रही थी। रैक में पड़ा हुआ एक नॉवल उठाकर वो बेड पर बैठ गई थी। वो जैसे कमरे की तन्हाई और उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उमर की कमी को पूरा करना चाह रही हो। नॉवल पढ़ते हुए उसने सोचने की कोशिश की थी कि वो उस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो जहाँ भी होगा सो रहा होगा, फ़ौरन उसके जहन में उभरा था। और यहाँ पर लोग उसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। उसकी खफगी में कुछ और इजाफा हो गया था। नॉवल पढ़ते हुए उसे अपनी आंखें बोझल होती हुई महसूस हुई। आंखों को बंद करके उसने आंखों को कुछ आराम पहुंचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खोलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। वो सो चुकी थी। जिस वक्त दोबारा उसकी आंख खुली थी तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक वो ये समझने की कोशिश करती रही कि वो है कहाँ। फिर एकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया, वो नॉवल पढ़ रही थी। फिर एकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया। आंखें खोल कर वो कुछ देर तक वो ये समझने की कोशिश करती रही कि वो है कहाँ। फिर एकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया कि वो नॉवल पढ़ रही थी। और फिर मुझे नींद आ गई होगी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का बक्का रह गई थी। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो उठकर बैठ गई। नानो ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी। अब अपनी नींद पूरी कर लूँ, उसने सोचा था। बाएं हाथ से जमाही रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर रुक गई थी। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नॉवल पढ़ रही थी उस वक्त उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। हो सकता है नींद में ले लिया हो, उसने सोचा था। कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नॉवल देखने की कोशिश की थी। नॉवल बेड पर नज़र नहीं आ रहा था। उसने नीचे कारपेट पर देखा। नॉवल वहाँ भी गिरा हुआ नहीं था। वो कुछ उलझ सी गई थी। नॉवल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे देखती ही रह गई। नॉवल को वहाँ होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नॉवल वहाँ रखा था। हो सकता है कि मेरे सोने के बाद नानो वहाँ आई हो और नॉवल उठाकर यहाँ रख दिया हो। उसे बिलाखिर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई।
पता नहीं मेरे यहाँ होने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कंबल तय करते हुए वो सोच रही थी। कंबल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे, स्टीरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया था कि नानो वहाँ आई थी। उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने लगी थी कि जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। वो साकित हो गई थी। वहाँ एक वॉलेट और रिस्ट वॉच पड़ी थी। वो बेयकीनी से उन चीज़ों को देखती रही थी। फिर उसने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वहाँ 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। नानो को आवाज़ें देते हुए लाउंज में आ गई। इधर किचन में हूँ अलीज़ा, क्या हो गया है? नानो की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो किचन की तरफ चली गई। नानो सलाद बना रही थी। नानो, उमर आ गया है? नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीज़ा ने उनकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो, प्लीज़ झूठ ना बोलें, उमर आ गया है ना? मुझे पता है। वो कुर्सी खींच कर उनके पास बैठ गई। हाँ, आ गया है। सुबह 4:30 बजे आया है। मगर उसकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। हाँ, मगर वो उस फ्लाइट से नहीं आया। और तो तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहाँ जाकर सो गई। नानो ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारा थका हुआ था। अपने कमरे में गया तो वहाँ तुम सोई हुई थी। वो वापस आ गया। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा। मैंने उसे एक कमरा खोल दिया था मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और ख़ुद तुम्हारे कमरे से कंबल ले आई। नानो सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे ही उसके कमरे में गई थी। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया है। अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है। कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुँच जाना। नहीं नानो, मैं क्यों उसे जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा था। पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा। इसीलिए मैं लंच पर उसके लिए ख़ास तौर पर डिशेस तैयार करवा रही हूँ। नानो ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया है। अब तुम मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज करो और आकर कुछ खा लो, नानो ने उससे कहा था। वो सर हिलाती हुई कुछ मसरूर सी अपने कमरे में आ गई थी। 15 मिनट में वो नहा धोकर दोबारा किचन में गई थी। नानो, मैं अब लंच ही करूँगी। अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी। उसने आते ही ऐलान किया था। ठीक है, मत खाओ। नानो ने इसरार नहीं किया था। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं। क्यों? भाई क्या बातें करती? 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं उस वक्त उससे क्या बातें लेकर बैठ जाती। नानो कस्टर्ड की गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीज़ा ने इश्तियाक से पूछा था। ही हैज़ ऑलवेज बीन हैंडसम, नानो ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था। नानो, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीज़ा, अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा था।